हेलो एवरीवन, आई एम बप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस। आज हम एक नए एग्जाम एक्टिविटी की सेशन लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। तो यह एक जटिल ग्लाइको प्रोटीन है, यानी कि एंटीबॉडी क्या है इसके प्रकार क्वेश्चन है 39 में। तो हम लोग लिखेंगे कि यह एक जटिल ग्लाइको प्रोटीन अणु है जो 4 पॉलीपेप्टाइड यानी कि जो 4 पॉलीपेप्टाइड अणु से बना होता है, जिसे H2L2 हम लोग कहते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड अणु से मिलकर के बना होता है ना। ओके, अब कहते हैं कि यह बी लिम्फोसाइट से स्रावित होता है, यानी ये जो स्रावित होता है किससे? बी लिम्फोसाइट से स्रावित होता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, यानी कि आईजी इसका जो है, आईजी इसका सिंबल है, तो आईजी का पूरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है आईजीजी। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, जहां जी लिखा हुआ आईजी। तो आईजी क्या करता है? दैहिक द्रव की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड, यानी प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड, यानी कि दैहिक द्रव का सुरक्षा करता है। दैहिक द्रव आपके शरीर में क्या है? तो लिम्फ है। कहते हैं कि आईजीए शरीर की सतह का सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस। आईजीएम रक्त स्ट्रीम की सुरक्षा, यानी ब्लड स्ट्रीम का प्रोटेक्शन करता है। आईजीई एलर्जी को उत्पन्न करता है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी को एक्टिवेट करता है। अगला क्या? आईजीडी, ये बी लिम्फोसाइट की सक्रियता को दर्शाता है, यानी कि बी लिम्फोसाइट को सक्रिय बनाता है, एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट। अब कहता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, न्यूक्लियोसाइट्स एवं न्यूक्लियोटाइड्स के बीच अंतर लिखें। तो न्यूक्लियोसाइट्स का बहुत आसान तरीके से इसका फॉर्मूला पहले लिखिएगा, शुगर प्लस N2। तो हम लोगों ने क्या किया? N2 इधर बैठाया, एडिनिन N2 है, नाइट्रोजनी क्षार है, और शुगर आपका शर्करा। तो एडिनिन को शुगर के साथ मिलाइए तो एडिनोसाइन बनेगा, तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड्स हो गया। इसी तरह से जितने भी नाइट्रोजनी क्षार है उसको शुगर से मिलाए हैं तो तरह तरह के न्यूक्लियोसाइड्स आपका बनना तैयार हो गया। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट को जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि N2 बेस शुगर और फॉस्फेट को मिलाने से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिखा कि एडिनोसाइन आपका न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट जोड़ दिया तो एडिनाइलिक एसिड। ये थायमिडीन आपका जो है कि न्यूक्लियोसाइड से उसमें फॉस्फेट जोड़ दिया तो थायमिडाइलिक एसिड हो गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 कि अण्ड प्रजक एवं सजीव प्रजक क्या है? तो वह जंतु जिसमें जायगोट का विकास शरीर के बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? अण्ड प्रजक। एग्जाम्पल सरीसृप और पक्षी। और सरीसृप के अंडे और पक्षी के अंडे के बाहर में कल्केरियस कवच होता है, जो क्या करता है? इन्वायरमेंटल कंडीशन, पर्यावरणीय स्थिति से बचाने का काम करता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। सजीव प्रजक वह जंतु जिसमें जायगोट का विकास शरीर के अंदर होता है उसे सजीव प्रजक कहते हैं। एग्जाम्पल में स्तनधारी, केवल एकिडना यानी एंटीटर को छोड़कर सभी स्तनधारी सजीव प्रजक होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का, जीवों में जन्म काल यानी जीवन काल क्या है ना? जीवन काल या जीवन अवधि क्या है? और उसी में पूछता है स्वयं योग्यता क्या है। दोनों को डील किए हैं। तो जीवों के जन्म एवं प्राकृतिक मृत्यु के बीच का समय या काल जीवन काल कहलाता है। जीवन काल आकार पर निर्भर नहीं करता है ना। जीवन काल कभी भी आकार पर निर्भर नहीं करता। कौआ का उम्र देखिएगा तो 15 साल है, 15 वर्ष है, लेकिन तोता का देखिएगा तो आपका 140 वर्ष है। तो यानी कहने का मतलब ये तोता और कौआ दोनों एक ही साइज का है, लेकिन कोई ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, कोई कम दिन तक। तो शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है कि आप हाथी जैसा है तो आप बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा रहिएगा, जो चूहा है वो बड़ी कम दिन तक जिंदा रहेगा, इसी कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि साइज पर डिपेंड नहीं करता है लाइफ स्पान। एक कोशिकीय जीव का जीवन चक्र नहीं होता, यानी कि जीवन काल नहीं होता है। एक कोशिकीय जीव का जीवन काल क्या होता है? नहीं होता है, लाइफ स्पान नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करता है? टूट करके डिवाइड होकर के नया बन जाता है, तो पुराना कुछ तो बचता नहीं है, तो इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। इसलिए हम कहेंगे कि एक कोशिकीय जीव का जीवन काल नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में मानव में 60 से 70 वर्ष जीवन काल है, धान का 3 से 4 महीना। स्वयं अयोग्यता क्या है? तो यह एक अनुवांशिक क्रिया विधि है जिसमें द्विलिंगी पुष्प में स्वयं परागण को रोका जाता है। इसमें परागनली की वृद्धि वर्तिका पर नहीं होने देता है ना। यही इसका कंडीशन है स्वयं अयोग्यता का। अब कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बने छोटा होता है, बीजाणु बने स्पोर होता है, जनन बने बनना। तो कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें पीएमसी पोलिन मदर सेल, एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण बनाता है, उसी को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकण 4n या 3n हो सकता है, टेट्राहेड्रल और टेट्राड अवस्था में होता है। परागकण एंथर के परागकोष्ठ में बनते हैं, यानी पोलन चैम्बर में
बनते हैं। इसी में क्वेश्चन पूछा गया लघु युग्मक जनन क्या है, तो परागकण समसूत्री विभाजन द्वारा लघु युग्मक बनाता है, जिसे लघु युग्मक जनन कहते हैं। परागकण समसूत्री विभाजन करके पहले दो कोशिका बनाता है, काय कोशिका वेजिटेटिव सेल, जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल। अब कहते हैं कि जनरेटिव कोशिका फिर से करता है समसूत्री विभाजन, तो बनता है दो नर युग्मक, है ना। और इस प्रकार से नर युग्मक की जो संरचना होती है वो तीन कोशिकीय होती है, जिसमें से एक काई कोशिका होता है जिसको ट्यूब सेल कहते हैं, और दो नर युग्मक, तो दो एक कितना हो गया, तीन, तो तीन संरचना में ये पाया जाता है। टोटीपोटेंसी क्या है, तो पौधे की कोशिका की वह क्षमता जो एक संपूर्ण पौधा बनाता है उसी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। आज के डेट में जितने भी पादप उत्तक संवर्धन हो रहे हैं सभी टोटीपोटेंसी प्रकृति पर ही निर्भर करता है। ठीक है, ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है कि अगला आपको हम करवाते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं 45 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन क्या है, ये सब आपको करवाया जाएगा स्पीड में। क्वेश्चन नंबर आपका है 45। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 आपका कहता है कि डायरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरी फार्म प्रबंधन क्या होता है। तो मानव के लिए दुग्ध एवं अन्न उत्पाद का उत्पादन करना डायरी फार्म प्रबंधन कहलाता है। ओके, अब कहते हैं इसके अंतर्गत पशुधन के रूप में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट इत्यादि आते हैं, जिससे दूध की प्राप्ति होती वो सारे जंतु इसमें आ जाएंगे। अब कहते हैं कि इसका विधि किस प्रकार से, इसमें एक दो लाइन लिखना है, जैसे कि जर्सी एक प्रमुख ब्रीड है, यानी कि नस्ल है ना। जर्सी एक प्रमुख ब्रीड है, नस्ल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हॉल्स्टीन फ्रीसियन, ये भी क्या है, एक प्रमुख ब्रीड है। तो ये सबको आपको याद रखना है। दूसरा चीज आपको ये जानना होगा कि इसकी विधि यानी कैसे की जाती है, विधि मेथड क्या है इसका। तो कहते हैं कि उन्नत नस्ल का चुनाव, दूसरा आवास का चुनाव, यानी अच्छे आवास का चुनाव होना चाहिए, तीसरा आवास की साफ सफाई प्रतिदिन उसके बाद अगला हो जाएगा नियमित वेटनरी डॉक्टर से
चेकअप, नियमित वेटनरी डॉक्टर से चेकअप। और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं भोजन एवं प्रजनन प्रबंधन, यानी इसके भोजन और प्रजनन पर विशेष ध्यान देना। नियमित यानी कि लगातार मात्रा में, यानी पर डे वेटनरी के डॉक्टर से चेकअप करवाना। किसको रोग है, अगर एक रहेगा तो सबको हो जाएगा, इसलिए चेकअप बराबर करवानी चाहिए मवेशियों को जहां पर पाला जाता है। आवास की साफ सफाई, गोबर वोबर जो होगा, मल मूत्र जो होता है उसको वहां सफा कर दे कि गाय के पैर में इन्फेक्शन ना हो, तो उसके पैर में इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए तो वहां साफ सफाई होनी चाहिए। आवास का चुनाव, अच्छा आवास होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, हवा आना चाहिए और धूप भी आना चाहिए, प्रकाश की किरणें आनी चाहिए, तो ये सभी आना चाहिए। उस तरह से साफ सफाई प्रतिदिन वहां पर करना होगा। उन्नत नस्ल का चुनाव, ऐसे नस्ल का चुनाव करें जो दूध ज्यादा दे, जैसे कि होल्स्टीन, फ्रीसियन, साहिवाल, जर्सी, इन सभी का इस्तेमाल करें, जिससे आपका जो है कि डायरी फार्म मैनेजमेंट बराबर बना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है 46, जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसी में भी और है, इसी में डायरी के बाद पोल्ट्री है, पोल्ट्री फार्म प्रबंधन है। पोल्ट्री फार्म प्रबंधन, पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का मतलब हो गया कि मांस तथा अंडा उत्पादन को पोल्ट्री फार्म प्रबंधन कहते हैं। इस तरह से लिखना है। चलिए अब इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि मांस तथा अंडा उत्पादन के लिए पोल्ट्री फार्म का, यानी उत्पादन को पोल्ट्री फार्म हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि इसके अंतर्गत, यानी किस किस जंतु को पालिएगा जिससे आपको मांस अंडा दोनों मिलेगा, तो इसके अंतर्गत डक, टर्की, चिकन, गीज आते हैं। अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, टर्की क्या है, रिसेंटली आया है, रिसेंटली यानी कि इसको जोड़ा गया है, पहले टर्की को नहीं पाला जाता था, अब टर्की को पाला गया है। तो पूछा जाएगा कि पोल्ट्री फार्म में किस जंतु को इधर हाल फिलहाल जो है कि जोड़ा गया है, या हाल फिलहाल इसको पाला जाता है, तो टर्की को याद रखिएगा। अब कहते हैं कि इसकी विधि, यानी इसमें एक टर्म है जिसको कहते हैं HN एक जाति है, व्हाइट लेग हॉर्न एक प्रजाति है मुर्गी का, जो क्या करता है कि 260 अंडा पर साल देता है, पर ईयर 260 अंडा पर साल देता है। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि पोल्ट्री रोग कौन कौन से होते हैं। पोल्ट्री रोग, तो पोल्ट्री रोग जो होता है वो रानीखेत है, उसके बाद ये बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू में H1 और N5 है, ये पूछा जाता है। हम लोगों में जो होता है H1N1 होता है, तो H से होता है हिमेटोग्लिबिन और N से होता है न्यूरोटोमिन। तो कहते हैं H1 और N5 बर्ड फ्लू, ये इस वायरस से होता है, ये भी वायरस से होने वाला है, ये वायरस। उसके बाद फॉल फ्लू है ना, तो ये भी आपका जो है कि बीमारी है पोल्ट्री का। उसके बाद कहता है पोल्ट्री के रोग हो गए, व्हाइट लेगहॉर्न रोग, ये सारे टर्म हो गए। क्रिया भी, अब इसकी विधि कैसे पोल्ट्री की जाती है, तो कहते हैं कि अच्छे नस्ल का चुनाव करना पड़ेगा। दूसरा, रोग पर विशेष ध्यान, आवास की साफ सफाई,
हवादार एवं प्रकाश युक्त आवास। उसके बाद पोल्ट्री के मल पोल्ट्री के मल का सही रख रखाव। अगर जहां तक फेंक देगा तो पोल्ट्री से इन्फेक्शन होता है तो आप पर सजा हो जाएगा। तो ये सारे चीज आपको जो है कि करना पड़ेगा। ये हो गया आपका जो है पोल्ट्री फार्म कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हो जाएगा मत्स्य यानी फिशरीज। अब अगला है फिशरीज। मत्स्य पालन क्या है, इसी क्वेश्चन में जोड़ा गया है। मत्स्य पालन क्या है, तो कहते हैं कि मांस उत्पादन के लिए मत्स्य कोमा जलीय प्राणी कोमा सेलफिश का प्रबंधन मत्स्य की कहलाता है। या इसको एक तरह से भी लिख सकते हैं कि मत्स्य कोमा जलीय प्राणी कोमा सेलफिश का प्रोसेसिंग सेलिंग एवं ब्रीडिंग का प्रबंधन मत्स्यिकी कहलाता है। ये हो गया आपका क्लियर। अब कहते हैं कि इसमें कौन कौन से आएंगे, तो मत्स्य जो होगा स्वच्छ जलीय भी रहेगा। स्वच्छ जलीय जिसको आप कहते हैं रेहू, कतला, है ना, ये सभी हो गए स्वच्छ जलीय। समुद्र जल में जो होगा समुद्र जलीय जो होंगे वो होगा हिल्सा, सार्डाइंस, है ना, हिल्सा हो जाएगा, सार्डाइंस हो जाएगा, ये सभी समुद्री हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद पोम्फ्रेट हो जाएगा, पोम्फ्रेट ये हो जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए विदेशी नस्ल का यानी कि विदेशी मत्स्य, तो कॉमन कार्प हो गया, कंपोजिट कार्प हो गया, यानी इस तरह से आपको लिख देना। अब रही बात जलीय प्राणी, तो जलीय प्राणी की अगर बात करेंगे तो मोलस्का होगा, घोंघा सितुआ। उसके बाद करस्टेशिया हो जाएगा, करस्टेशियन ईटीसी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब कहते हैं कि इसको किस तरह से किया जाता है, क्रिया विधि, इसका विधि देखना है। विधि और इसका लाभ भी देखना होगा, आर्थिक महत्व भी इसका पूछा जाता है। चलिए, इसका आर्थिक महत्व भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, वीडियो क्लियर आ रहा है। चलिए, वीडियो क्लियर है। विधि इसका देखेंगे, कहते हैं कि फ्राई का चुनाव, मछली का जो बीज होता है, बिच्चा मतलब कि जो जीरा, उसको कहते हैं, बच्चा को फ्राई कहते हैं। दूसरा, तालाब का चुनाव। तीसरा, भोजन
एवं भोजन एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान, भोजन एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। नेक्स्ट, परभक्षी के प्रति अलर्ट, यानी कोई भी दूसरा जानवर क्या करे, उसको जा खाने के लिए नहीं चल जाए, इस पर ध्यान देना होगा। ये सारी चीजें। अब कहते हैं इसके आर्थिक महत्व क्या होंगे। आर्थिक महत्व, तो पहला नंबर देखेंगे कि मत्स्य के लीवर से कार्ड वाइल बनाया जाता है। दूसरा, मत्स्य के एयर ब्लैडर से शराब को साफ किया जाता है। बस इतना ही लिखना है लघुत्तरीय प्रश्न में, आपको कवर कर जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका जो आ जाता है 46, जिसको कहते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया होमोजाइगस। कहते हैं कि वह युग्मनज जो दो समान प्रकार के युग्मक से बनता है। तो एग्जाम्पल में टीटी ये भी समान है, एग्जाम्पल में आरआर ये भी समान है। ठीक है, ओके। दूसरा है हेटेरोजाइगस। तो कहते हैं कि वह युग्मनज जो दो असमान या विभिन्न, है ना, विभिन्न असमान प्रकार के युग्मक से बनता है। एग्जाम्पल दिया जाए तो टीटी ये दो समान प्रकार के युग्मक हैं। उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाए आरआर, ये भी वो समान प्रकार के युग्मक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 खत्म। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। डीएनए हेलिक्स का पैकिंग है। डीएनए हेलिक्स का पैकिंग कैसे किया जाता है वो देखिए। कहते हैं कि सबसे पहले आपको प्रोकैरियोटिक में पैकिंग करना है। प्रोकैरियोटिक में पैकिंग। अगर क्वेश्चन केवल पूछ रहा है कि डीएनए हेलिक्स में पैकिंग बताएं तो दोनों लिखना है, लेकिन अगर पूछेगा कि यूकैरियोटिक तो यूकैरियोटिक लिखना पड़ेगा। तो कहते हैं कि इसमें डीएनए हेलिक्स का पैकिंग पॉलीएमीन द्वारा होता है जो कोशिका द्रव पर होता है। इसमें दो ऑब्जेक्टिव है, एक पॉलीएमीन द्वारा होता है, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा कहाँ होता है, कोशिका द्रव पर होता है, नहीं दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इसमें नन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब दूसरा है यूकैरियोटिक में पैकिंग। यूकैरियोटिक में पैकिंग कैसे किया जाता है इसको बताते हैं। कहते हैं कि इसमें डीएनए का साइज 2.2 मीटर होता है। यानी मनुष्य के डीएनए का साइज कितना, 2.5 मीटर, यानी 2.2 मीटर होता है, जिसे गुणसूत्र के भुजाओं पर
पैक करने के लिए के लिए के लिए अर्गिनिन अर्गिनिन एवं लाइसिन रिच हिस्टोन प्रोटीन भाग लेता है। तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्टिव है कि इसमें डीएनए का साइज कितना होता है, 2.2 मीटर होता है, बहुत बड़ा है। जो गुणसूत्र की भुजाओं पर पैक होता है, तो उसके लिए अर्गिनिन और लाइसिन 2 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिससे क्या बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। चलिए इसके आगे क्वेश्चन आंसर यहाँ लिखते हैं। देखिए, अब कहते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के 5 रूप में होते हैं, 5 रूप में होते हैं। सबसे पहला हो जाता है, रूप में होते हैं H1, H2A, H2B, H3 और H4 होते हैं, है ना। उसमें से क्या होते हैं कि ये जो होता है ये भाग नहीं लेता है, केवल ये दोनों भाग लेता है ना। क्या होगा, ये दोनों भाग लेता है, तो दोनों तरफ से घूमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हिस्टोन ऑक्टामर हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 गो है और दोनों तरफ से घूरेगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। कहते हैं कि डीएनए का पैकिंग न्यूक्लियोसोम मॉडल के रूप में होता है। चलिए देखिए, पैकिंग के लिए एक डायग्राम बनाना, ज्यादा नहीं बनाना। ये है आपका कोर ऑफ हिस्टोन, कोर ऑफ ऑक्टामर, कोर ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन। इस तरह से यहां पर ये प्रोटीन होता है, इस तरह से रहता है। उसके बाद इस तरह से होते हैं, और यहां पर इस तरह से क्या होते हैं, ये हिस्टोन होता है। ये हो गया हिस्टोन होता है ना। और ये हो गया लिंकर डीएनए हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका हिस्टोन ऑक्टामर। तो ऐसा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 47 हो गया, अब 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मोनोसिस्टोनिक क्या होता है। तो कहते हैं कि एमआरएनए जब एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कोड करता है, जब एमआरएनए एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कोड करता है मोनोसिस्टोनिक कहलाता है।
और ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। दूसरा इसी क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलीसिस्ट्रोनिक। कहते हैं कि एमआरएनए जब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कोड करता है, पॉलीसिस्टोनिक कहलाता है, सिस्टोनिक कहलाता है। एग्जाम्पल यहां दीजिएगा प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर 48 भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? अनुलेखन इकाई क्या है? कहते हैं कि डीएनए पर प्रोमोटर, टर्मिनेटर एवं स्ट्रक्चरल क्षेत्र को अनुलेखन इकाई कहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके बारे में एक डायग्राम देखते हैं, तब तक एक तरफ फिलअप कर लेते हैं। कहते हैं कि इसमें से एक डायग्राम बनाना है। ये 3 डैश है, 5 डैश है, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है। ये जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं हम लोग प्रोमोटर। यहां से क्या होता है? अनुलेखन शुरू होता है, यहां से अनुलेखन शुरू होता है। और ये वाला जो स्ट्रैंड होता है, ये वाला इधर वाला जो कोनम होता है, यहां पर अनुलेखन खत्म होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं। ये क्लास में भी बताया गया, वहां पर से भी देख सकते हैं बढ़िया से इस तरह से। ठीक है ना। अब कहते हैं ये जो भाग है, ये दोनों जो बचा है, इसको कहते हैं संरचनात्मक बोलते हैं, जिसमें एक कोडिंग क्षेत्र है ऊपर वाला और नीचे है ये जिसको बोलते हैं टेम्पलेट। कोडिंग हो गया, कोडिंग दूसरा क्या हो गया? टेम्पलेट हो गया। ठीक है, चलिए बस इसी तरह से आपको यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, प्रमोट होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए बनता है, और यहाँ पर जाकर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि कितना करवा दिया गया? 49। उसके बाद क्या है 40 यानी 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या 50 नंबर ही करवाए होंगे, 50 नंबर ही करवाए थे क्वेश्चंस। आपका ये जो है 48 था मोनोसिस्टेमिक, 59 में था आपका ये पॉलीसिस्टोनिक। चलिए ठीक है। उसके बाद उस 50 क्वेश्चन जो है दिया हुआ, जिसको कहते हैं कि बीओडी जो क्वेश्चन है, बीओडी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बीओडी, और एक है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर। तो चैप्टर 6 के जो वीडियो है, यानी चैप्टर 6 इन्वायरमेंटल इशू का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा क्लास का। तो उसमें से आपको बीओडी वाटर पॉल्यूशन के समय पढ़ाया गया था मोबाइल में, यानी कि अपलोड कर दिया गया, उसको आप देख लीजिएगा। बीओडी और कैटालिटिक कन्वर्टर और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये तीनों आपको क्वेश्चन नंबर 50 जो होगा 51 या 50 नंबर क्वेश्चन शायद है, जो आपके चैप्टर 16 के वीडियो को देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा।
चलिए, तो आज के लिए आज के सेशन में इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे एग्जाम एंटीबायोटिक को लेकर के। आज एंटीबायोटिक एग्जाम एंटीबायोटिक पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि कल से आप लोग का ऑब्जेक्टिव का सेशन शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और फिर नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करें। थैंक यू।